एनसीईआरटी प्राचीन भारत कक्षा 11 अध्याय 7 भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। मध्य भारत और दक्कन में एक अत्यंत भिन्न प्रकार की संस्कृति विकसित हुई, जिसमें यद्यपि धातु का प्रयोग होता था, पर वह नगर संस्कृति के स्तर तक कभी नहीं पहुंची। तब धातु का प्रयोग करना शुरू कर चुके थे, बट इनकी संस्कृति जो है वो शहरी नहीं बन पाई थी। नवपाषाण कालीन काल की समाप्ति के बाद भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार का विकास हुआ। एक और जहाँ सिंधु और सरस्वती नदियों की घाटियों में धीरे धीरे एक पूर्ण विकसित सभ्यता का उद्भव एवं विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर मध्य भारत और दक्कन में एक अत्यंत भिन्न प्रकार की संस्कृति विकसित हुई, जिसमें यद्यपि धातु का प्रयोग होता था, पर वह नगर संस्कृति के स्तर तक कभी नहीं पहुंची। इस संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहा गया। इनमें से कुछ संस्कृतियां हड़प्पा की संस्कृति के समकालीन थी और कुछ अन्य संस्कृतियां निश्चित रूप से हड़प्पा संस्कृति के बाद की थी। इन संस्कृतियों की कुछ ऐसी एक जैसे विशेषताएं थी। इन संस्कृतियों के लोग आमतौर पर लाल रंग पर काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। सिक्त स्फटिक यानी कैल्सेडोनी और चकमक पत्थर, चर्च जैसी सिलिकामय सामग्री के फलक, ब्लेड और सल्क फ्लेक बनाने के उद्योग में उन्हें विशेषता प्राप्त थी और तांबे तथा कांस्य के औजार भी बनाते थे, पर सीमित पैमाने पर। वे अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर थे और साथ ही शिकार और मछलियां पकड़ने का भी धंधा करते थे। ताम्रपाषाण संस्कृति और ताम्र स्थलों के कुछ ताम्र जो संस्कृति थी उसके महत्वपूर्ण स्थल जो है वो निम्नलिखित है, मतलब मैप में दिखलाए गए हैं। हनाम गांव, आपे गांव, चंदौली, नेवासा, दैमाबाद, जौरवे की संस्कृति, नासिक, प्रकाश, नवदा टोली, सालवदा, माहेश्वर, कायथा, नागदा, पांडू राजा ढिब्बी, महिदबल, एरन, चिरांद, सोहगौड़ा, नरहन, अतरंजी खेड़ा, सैपर्ड, लाल किला, राजपुर परसू, वहत्राबाद, नोह, गणेश्वर, जोधपुर, आहाड़, गिलूंद, यह जो है वो नौदा टोली में के ताम्रपाषाण युग के मृद भांड है, यानी मिट्टी के बर्तन हैं। दक्षिण की जो कुछ मुख्य ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ थी उनमें थी अहार संस्कृति। अहार संस्कृति जो है वो सबसे पुरानी संस्कृति दक्षिण की, लगभग 2800 से 1500 ईसा पूर्व। कायथा संस्कृति लगभग 2450 से 1700 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति लगभग 1900 से 1400 ईसा पूर्व। मालवा के पहले सालवदा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व। प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व। मालवा की संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व। रंगपुर की संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व। जोरवे की संस्कृति 1500 से 900 ईसा पूर्व। इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सबसे प्रमुख विशेषता है उनके विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृदभांड, जो कि इधर दर्शाए गए हैं। मतलब बर्तनों के स्वरूप में विभिन्नता आने लगी। कायथा संस्कृति
अपने उन मजबूत लाल लेप वाले मृत भांडों के लिए प्रसिद्ध है जिन पर चॉकलेटी रंग से तरह तरह के चित्र बने हुए हैं। इन संस्कृति की एक अन्य विशेषता है लाल रंग से चित्रित पांडु भांड और उत्कीर्ण नमूने वाले कंकतीत भांड। आहार संस्कृति वाले लोग काले लाल रंग के बर्तन बनाते थे जो सफ़ेद डिजाइनों से सजे होते थे। मालवा के जो बर्तन थे वो बनावट में कुछ अनगढ़ है लेकिन उन पर मोटा लेप लगा है जिसकी सतह पर काले और लाल रंग में डिजाइन बने होते थे। प्रभास और रंगपुर के मिट्टी के बर्तन हड़प्पा संस्कृति से लिए हुए हैं लेकिन उनकी सतह चमकदार है जिस वजह से उन्हें चमकीले लाल भांड भी कहा जाता है। प्रभास और रंगपुर के जो मृद भांड थे। जोरवे के भांड पर काले रंग से रंजित लाल पर काले रंग से रंजित है लेकिन उनकी सतह धुंधली या खुरदरी है जिन पर पतला जल रंग किया गया है। ये मृद भांड नाना रूप वाले थे जिनमें अधिक प्रसिद्ध है साधार तस्तरियाँ मतलब आधार ग्रहण की हुई तस्तरियाँ, टोटीदार कलश, डंडीदार चषक, प्याले, साधार कटोरे, ऊपर में जो भी बर्तन दिए गए थे, बड़े संचय पात्र और टोटीदार पात्र एवं कटोरे। इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों में से अधिकांश संस्कृतियां राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अर्धशुष्क इलाकों में फली फूली थीं। कायथा संस्कृति की बस्तियां संख्या की दृष्टि से बहुत कम है और अधिकतर चंबल और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती हैं। कायथा संस्कृति चंबल और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में। ये बस्तियां क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत छोटी और उनमें से बड़ी बस्ती भी शायद 2 हेक्टेयर से अधिक बड़ी न हो। दूसरी ओर आहार संस्कृतियां की बस्तियां कायथा बस्तियों के विपरीत काफ़ी बड़ी हैं। उनमें कम से कम 3 आहार, बालाथल और गिलिंद कई हेक्टेयर में बसी हैं। घर और अन्य मकान बनाने के लिए पत्थरों, कच्ची ईंटों और गारे का प्रयोग किया जाता था। खुदाइयों से पता चलता है कि बालाथल एक परकोटे से घिरी बस्ती थी। मालवा संस्कृति के लोग अधिकतर नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में बसे थे। नौदा, टोली, एरन और नागदा तीनों मालवा संस्कृति की सुविदित बस्तियां हैं। नौदा, टोली, एरन और नागदा मालवा संस्कृति की बस्तियां हैं। नौदा टोली का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर है और यह देश की सबसे बड़ी ताम्रपाषाण बस्तियों में से एक है। नौदा टोली देश की सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों में से एक। यह देखा गया है कि इनमें से कुछ बस्तियां जो हैं वो प्राचीर युग थी और नागदा में तो एक कच्ची ईंटों से बना बुर्ज भी है। एरन के चारों ओर एक खाई के साथ परकोटा बना हुआ था। खेत का विषय है कि प्रभास संस्कृति की आधा दर्जन बस्तियों का ही पता चला है। रंगपुर संस्कृति के पूरा स्थल अधिकतर गुजरात में घेलो और कालूभर नदियों के क्षेत्र में पाए गए हैं। जोरवे की बस्तियां संख्या की दृष्टि से अधिक है। महाराष्ट्र में 200 से अधिक बस्तियों का पता चला है। प्रकाश, दाइमाबाद और इनाम गांव इस संस्कृति की सुप्रसिद्ध बस्तियां हैं। इनमें सबसे बड़ी दाइमाबाद है जिसका क्षेत्रफल लगभग 20 हेक्टेयर है। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग नरकुल और मिट्टी के गारे से आयताकार और वृत्ताकार घर बनाते थे। वृत्ताकार घर अधिकतर एक साथ समूहों में बने होते थे। इन घरों और झोपड़ियों की छतें घास फूस की बनी होती थी और बांस तथा सहतीरों के सहारे खड़ी रहती थी। फर्श कूट कूट कर चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे और झोपड़ियों को भंडार घर के रूप में भी काम लिया जाता था। लोग पशु पालते थे और बारी बारी से खरीफ और रबी दोनों फसलें उगाते थे। गेहूं और जौ की खेती मालवा क्षेत्र में की जाती थी। चावल इनाम गांव और अहार के खुदाई स्थलों में पाया गया है। ये लोग ज्वार और बाजरा भी उगाते थे और कुल्थी, रागी, हरे मटर, मसूर, हरे व काले चनों की खेती करते थे।
ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ काली मिट्टी वाले प्रदेश में पनपी और फली फूली थीं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तत्कालीन लोगों ने उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान और साधनों के संदर्भ में अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया था। खेती के तरीकों के बारे में ऐसी ही समानता आज भी इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां हम नमी बनाए रखने की क्षमता वाली मिट्टी को देखकर शुष्क खेती की प्रणाली अपना रहे हैं। व्यापार और वाणिज्य। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि ताम्रपाषाण युगीन जन समुदाय समकालीन अन्य समुदायों के साथ व्यापार करते थे और सामग्रियों का आदान प्रदान करते थे। आहार, गिलुंद, नगदा, नौदा टोली, एरन, प्रभास, रंगपुर, प्रकाश, दायमाबाद और इनाम गांव जैसी बड़ी बड़ी बस्तियां व्यापार और वस्तु विनिमय की प्रमुख मंडियां थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि आहार के लोग तांबे के स्रोतों खानों के पास बसे हुए थे और मालवा तथा गुजरात के समकालीन समुदायों को तांबे के औजार तथा अन्य वस्तुएं देते थे। यह अनुमान लगाया गया है कि मालवा, जोरवे और प्रभास संस्कृति क्षेत्रों में पाए गए अधिकांश तांबे के कुल्हाड़ों पर कुछ पहचान चिन्ह अंकित हैं जो एक जैसे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन शिल्पियों के व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क थे जिन्होंने उन औजारों का निर्माण किया था। कंगन, चूड़ियां बनाने के लिए सीपियां व कौड़ियां सौराष्ट्र के समुद्र तट से व्यापार के जरिए अन्य ताम्रपाषाणीय क्षेत्रों को भेजी जाती थी। इसी प्रकार सोना और हाथी दांत भी टेक्कलकोटा, कर्नाटक से जोरवे संस्कृति वाले लोगों के पास आया होगा, जिसके बदले में उपर्युक्त औजार और समकालीन अन्य संस्कृति लोगों को बेचे होंगे। इसी प्रकार राजपीपला गुजरात से उपरत्नों का व्यापार भी विभिन्न क्षेत्रों के साथ होता था। यह जान लेना भी रुचिकर होगा कि जोरवे संस्कृति के लोग अपने मृत भांडों का व्यापार भी दूर दूर तक करते थे, क्योंकि इनाम गांव के मृत भांड वहां से काफ़ी दूरी पर स्थित अनेक पुरास्थलों पर पाए गए हैं। इसी संदर्भ में हमारा ध्यान एक बार फिर उत्तरी काली पॉलिश वाले मृत भांडों की ओर जाता है, जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में गंगा के मैदान से दूर दूर के क्षेत्रों में निर्यात किए जाते थे। अनेक मृत भांडों पर पहिएदार बैलगाड़ियों के रेखा चित्र मिले हैं। इससे पता चलता है कि लंबी दूरी वाले व्यापार के लिए नदी मार्ग से परिवहन के अलावा इन गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। धार्मिक विश्वास। धर्म एक ऐसा पक्ष था जिसने सभी ताम्रपाषाण संस्कृति को आपस में जोड़े रखा था। उनमें मातृदेवी और वृषभ की पूजा प्रचलित थी। आहार काल में मालवा में संभवतः वृषभ पूजा का बोलबाला था। ऐसे अनेक प्रकृतिवादी और रीतिबद्ध लिंग अधिकांश पुरास्थलों में पाए गए हैं। प्रकृतिवादी लिंग संभवतः मनौती के चढ़ावे के रूप में होंगे, लेकिन छोटे रीतिबद्ध लिंग शायद गर्दन के चारों ओर लटकाए जाते होंगे, जैसा कि आज भी लिंगायत पंथ के लोग लटकाते हैं। मालवा संस्कृति के एक विशाल संचय पात्र पर मातृदेवी की आकृति जड़ाऊ डिजाइन में अंकित है। उसके दाहिनी ओर एक स्त्री की और बाईं ओर एक मगरमच्छ की आकृति अंकित है तथा पास में एक पूजा स्थल चित्रित है। इसी प्रकार बेला यानी फिडिल की आकृति वाली शायद श्रीवत्स जैसी है, जो कि धन देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, जिसकी आगे चलकर ऐतिहासिक काल में मातृदेवी के रूप में पूजा होने लगी थी। यह इनाम गांव से मिट्टी की कुछ वस्तुएं और ये कायथा संस्कृति की मिट्टी से बनी वस्तुएं हैं। वस्तुएं नहीं, ये मिट्टी से बने वृषभ हैं जो कायथा संस्कृति के हैं। एक पात्र पर चित्रित डिजाइन में एक देवता
उसको उसके एक पात्र पर चित्रित डिजाइन में एक देवता को उसके अस्त व्यस्त बालों के साथ दिखाया गया है, जिससे परवर्ती काल के रुद्र का स्मरण हो आता है। दाइमाबाद से प्राप्त एक पात्र पर चित्रकारी में एक देवता को बाघों जैसे जंतुओं और मोर जैसे पक्षियों से घेरा दिखाया गया है। कुछ विद्वान इसकी तुलना मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित शिव पशुपति के साथ करते हैं। उत्तरकालीन जोरवे संस्कृति के स्थल इनाम गांव से प्राप्त 2 छोटी मूर्तियों को गणेश का आद्य रूप माना गया है, जिसकी पूजा किसी भी उपक्रम को प्रारंभ करने से पहले सफलता के लिए की जाती है। इनाम गांव के पूजा स्थल पर अनेक सिरकटी छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। उनकी तुलना महाभारत की देवी विशिरा से की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युगीन लोगों में ये सिरकटी मूर्तियां महाभारत की देवी विशिरा से ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युगीन लोगों में अग्नि पूजा का व्यापक रूप से प्रचार था। अनेक ताम्रपाषाण स्थलों की खुदाई के दौरान अग्निकुंड बड़ी संख्या में मिले हैं। मालवा और जोरवे संस्कृति के लोगों के समाधानों के साथ बर्तन एवं अन्य अंत्येष्टि वस्तुएं पाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि वे लोग मरणोपरांत जीवन में भी विश्वास करते थे। ताम्रपाषाण संस्कृतियां ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दियों में फली फूली। बाद में कैथा, प्रभास, अहार, बालाथल, प्रकाश और नेवेसा जैसी बहुत सी बस्तियां उजड़ गईं, लेकिन आगे चलकर 4-6 शताब्दियों के बाद फिर से बस गईं। ऐसा समझा जाता है कि ये संस्कृतियां वर्षा की कमी या बार बार सूखा पड़ने के कारण उजड़ गई थीं, क्योंकि बिना वर्षा के खेतीहर समुदायों का जीवन दुभर हो गया था। प्रौद्योगिकी। नवपाषाण युगीन कृषकों ने मिट्टी और धातु की प्रौद्योगिकी में पर्याप्त प्रगति कर ली थी। उनके द्वारा चित्रित भांड बहुत अच्छे बनाए गए और आग में पकाए जाते थे। उनके भट्टे की आग का तापमान 500 से 700 डिग्री सेल्सियस होता था। धातु के औजारों में हम कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, कड़े, वलय, मनके, कांटे, आकुड़े आदि पाते हैं, जो अधिकतर तांबे के बने होते थे। तांबा संभवतः राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र के खानों से निकाला जाता था। सोने के आभूषण बहुत ही दुर्लभ थे और केवल जोरवे संस्कृति में ही पाए गए हैं। एक कान का आभूषण प्रभास स्थल पर भी मिला है। इनाम गांव पुरास्थल में तांबे के चिमटों और कुठालियों मूसा का मिलना यह दर्शाता है कि वहां सोने के आभूषण बनाने का काम भी होता था। उपरत्नों के मनकों में छेद करने के लिए सिक्त स्पेसिक कैल्सेडोनी की विधियों ड्रिल का उपयोग किया जाता था। कंकड़ से चूना तैयार किया जाता था, जो घरों की पुताई और अन्य अन्न की धानियों की लिपाई आदि के काम में आता था। ताम्र संचय प्रकृति संस्कृति। जब से 1822 में सर्वप्रथम कानपुर जिले के बिठूल स्थल से तांबे के कांटेदार बर्छे हार्पून के पाए जाने की खबर मिली थी, तब से लेकर आज तक लगभग 1000 तांबे की वस्तुएं भारत के विभिन्न भागों में 90 पुरास्थलों से प्राप्त हो चुकी हैं। चूंकि ये तांबे की वस्तुएं अधिकतर एक साथ कई वस्तुओं के समूह यानी संचय होड़ के रूप में पाई गई हैं, इसलिए इन्हें ताम्र संचय कॉपर होड्स कहा जाता है। सबसे बड़ा संचय जो है वो गुंगेरिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ, जिसमें तांबे की 424 वस्तुएं और चांदी की 102 पतली चादरें हैं। ये चीज़ें कई किस्मों या रूपों की हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की आदिम कुल्हाड़ियाँ, केल्ट, कांटेदार बर्छे, हार्पून, दुसंगी तलवारें, छल्ले, वलय और मानवाकृतियाँ एंथ्रोपोमोर्फस है। हमने यह देखा है कि ये कांटेदार बर्छे, दुसंगी तलवारें और मानवाकृतियाँ बुनियादी तौर पर उत्तर प्रदेश के स्थलों तक ही सीमित हैं, जबकि आदिम कुल्हाड़ियाँ, छल्ले और अन्य वस्तुएं अलग अलग भौगोलिक इलाकों जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी पाई गई हैं। तांबे की कुछ वस्तुएं ये मानवाकृति है,
ये दो सिंगी तलवार, दोनों तरफ से धारी। ये भी दुसंगी तलवार। कांटेदार बर्छी। ये वलय। आदिम कुल्हाड़ियाँ हैं, अभी भी इनका उपयोग किया जाता है। ये कांटेदार बर्छी। छड़दार आदिम कुल्हाड़ियाँ सभी तांबे की हैं। ये गैरिक मृदभांड। इन ताम्र संचयों में हथियारों और औजारों के साथ साथ पूजा की वस्तुएं भी पाई गई हैं। कांटेदार बर्छियों और दुसंगी तलवारों का प्रयोग तो हथियारों के रूप में किया जाता होगा, जबकि आदिम कुल्हाड़ियों और कुठारों का इस्तेमाल औजारों के रूप में होता होगा। ऐसा लगता है कि छड़दार कुल्हाड़ियाँ खानों से खनिज खोदकर निकालने के काम में आती थी। पाई गई मानव कृतियों में कुछ तो काफ़ी भारी और बड़ी हैं। उनका भार कुछ किलो तक और लंबाई 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई 43 सेंटीमीटर तक है। संभवतः इन आकृतियों की पूजा की जाती थी। आज भी समस्त उत्तर भारत में ऐसे ही शनि देवता की मूर्तियों की पूजा की जाती है, जिनका आकार 4 से 6 सेंटीमीटर होता है। यह बताना बहुत कठिन है कि इन ताम्र संचयों के निर्माता कौन थे। गंगा के मैदान में इन ताम्र संचयों की कुछ वस्तुएं गैरिक मृदभांडों OCP के साथ पाई गई हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। गैरिक मृदभांड हड़प्पा की परिपक्व सभ्यता के उत्तर काल में यानी बाद के काल में गंगा के मैदान के उत्तरी भागों में एक ऐसी संस्कृति फल फूल रही थी जो अपने चमकीले लाल लेप वाले और काले रंग से चित्रित मृदभांडों के लिए पहचानी जाती है। ये मृदभांड गंगा के मैदान के उत्तरी भागों में सर्वत्र पाए गए हैं। इस क्षेत्र में खुदाई के दौरान यह पाया गया है कि जिन पुरास्थलों से मृदभांड मिले हैं वहाँ काफ़ी जोरदार बाढ़ें आई थी। कुछ विद्वानों का विचार है कि गंगा का समस्त ऊपरी मैदान काफ़ी लंबे समय तक पानी में डूबा रहा था। गैरिक मृदभांड के संस्कृति के लोग तांबे के औजारों का इस्तेमाल करते थे और चावल, जौ, चना और खेसारी की खेती करते थे। गैरिक मृदभांडों और हड़प्पाई भांडों की आकृतियों में काफ़ी समानता पाई जाती है। उत्खनन कार्यों के दौरान इट्टा जिले के सैपे स्थल पर ताम्र संचय की वस्तुएं गैरिक मृदभांडों के साथ पाई गई। इसी प्रकार गंगा यमुना दोआब में जहाँ जहाँ ताम्र संचय मिले वहाँ लगभग सभी स्थलों पर गैरिक मृदभांड पाए गए हैं। इसे देखते हुए कुछ विद्वानों का विचार है कि दोआब में ताम्र संचयों का संबंध गैरिक मृदभांड संस्कृति के लोगों से रहा है, लेकिन बिहार, बंगाल और उड़ीसा में उनका सांस्कृतिक साहचर्य स्पष्ट नहीं है। जैसा कि ऊपर ताम्रपाषाण संस्कृतियों से संबंधित अनुभाग में कहा गया है कि ताम्र संचयों की कुछ चीज़ें, प्रमुख रूप से आदिम कुल्हाड़ियाँ, ताम्रपाषाणीय लोगों से संबद्ध भी पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त ऊपरी गंगा घाटी के कुछ अन्य स्थल बहदराबाद, नरसिरपुर, हरिद्वार, राजपुर, परसू, मेरठ, बिसौली, बदायूं और बहेड़िया शाहजहांपुर में पहले की खुदाइयों में ताम्र संचय पाए गए थे। वहीं बाद की खुदाइयों में गैरिक मृदभांडों के ठिकरे मिले हैं। अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित की व्याख्या करें। ताम्रपाषाण संस्कृति, गैरिक मृदभांड, OCP, मानवाकृतियाँ, ताम्र संचय। टिप्पणियाँ लिखना है ताम्रपाषाणी प्रौद्योगिकी के बारे में, महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी संस्कृतियों के बारे में, ताम्र संचय को लेकर। ताम्र संस्कृति नवपाषाण संस्कृति से कैसे भिन्न है, इसका आंसर करें। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों के धार्मिक विश्वासों का वर्णन करें। भारत के बाह्य रेखा मानचित्र में कुछ महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल दर्शाएं। अपनी स्केच बुक में गिलास, प्याले और कटोरी जैसे कुछ पात्रों का रेखा चित्र बनाएं। धन्यवाद।